तो हमारी बुक लाया था ये क्वेश्चन बैंक की ईवीएस की। ये बीसीए की बुक है। इसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सीसीएस का है क्वेश्चन बैंक। तो इस क्वेश्चन बैंक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे पीवाईक्यूज होंगे जो हर बार पूछ जाते हैं पेपर में, हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। इसमें लिखा होगा यूनिट 1 सिलेबस लिखा है सारा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट है इस पेपर में। तो शुरुआत करते हैं इससे, यूनिट 1 से। सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? पहले हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद इसको आंसर का पढ़ेंगे, फिर अपनी लैंग्वेज डिकोड करके बताऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं। बस आप की पॉइंट याद रखने हैं, क्या कीवर्ड है इसको, उससे पूरा आंसर बन जाएगा। इतना बड़ा पूरा आंसर रटने की जरूरत नहीं है, बस एक स्मॉल कीवर्ड याद करना, उसके सारे पूरा बन जाएगा आंसर। चाहे वो 3 नंबर का हो, 7 का या 15 नंबर का, पूरा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट क्या है। द environment include all living beings, biotic and non-living beings components surrounding us like air, water, soil, plants, animal. It supports life by providing resource and maintain social balance. Human activities impact it positively conservation और negatively pollution. मतलब इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जो हमारे आसपास होता है, जिसे हम सराउंड करते हैं। मतलब हमारे आसपास इस टाइम क्या है? जैसे मेरे आसपास अभी तो फोन है, कैमरा है, स्टैंड है, ठीक है, लैपटॉप है, ईयरबड्स है, ये सब है। जो या बहुत लोगों के पास हो सकता है, उसका पेट हो सकता है, डॉग हो सकता है, ठीक है। तो जो जिसके पास जिस चीज से सराउंड कर रहा है जो आदमी, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। मतलब कि अगर मैं सराउंड कर रहा हूँ उससे, लिविंग से, नॉन लिविंग से, ठीक है, तो इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको। और लिविंग बीइंग को बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक। ये है। जैसे हम लोग सब उससे सराउंड करते हैं, एयर से, वाटर से, सोइल, प्लांट्स, एनिमल, इन सब से, ठीक है। इट सपोर्ट्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट कैसे हमें फायदा देता है? कि हमें रिसोर्स देता है। इन्वायरमेंट कैसे रिसोर्स देता है? जो हम खाने खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो कैसे आता है? समझ रहे हो? वो भी तो रिसोर्स एक तरीके का, तो उससे आता है, ठीक है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, एक बैलेंस क्रिएट करता है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच, ठीक है। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मतलब जो हम काम करते हैं, वो इम्पैक्ट करती है सही तरीके से, वो नहीं गलत तरीके से भी। सही तरीके से कैसे इम्पैक्ट करती है? कि हम किसी चीज को ग्रोथ दे देते हैं। मतलब कि जैसे डैम्स था, ठीक है, तो हम डैम्स बना देते हैं जिससे थोड़ा पानी का फ्लो है वो कंट्रोल हो सके, ठीक है। और नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग? पॉल्यूशन करते हैं काफी ज्यादा क्रिएट। मतलब हम लोग भी एक सही काम कर रहे हैं तो एक गलत भी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि सही सही कर रहे हैं। ये चीज है इसमें। तो इसमें जो मेन कीवर्ड है वो याद रखना है, वो मेन कीवर्ड है द द लिविंग और नॉन लिविंग सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। बस ये याद रखना है आपको, कि जो भी हमारे आसपास चीज है वो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल में दे देना, एयर, वाटर, प्लांट, सोइल, एनिमल, ये। बस इतना लिख देना आपको, मस्त नंबर आएंगे। थोड़ा इलेबोरेट कर देना इसको, कुछ भी ऐड कर दो यार पॉइंट। मतलब इन्वायरमेंट में क्या ऐड करोगे तुम? मैं बता देता हूँ। जैसे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्या ऐड कर सकते हो? तो 10 नंबर वाले में इसमें ऐड कर दो कि ह्यूमन है। ह्यूमन तो दो तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सी करते हैं? कि ग्रोथ देते हैं किसी भी चीज को। बट नेगेटिव में क्या करते हैं? ये लोग पॉल्यूशन करते हैं। एक पॉइंट लिखा गया। इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? बायोटिक होती है, एबायोटिक। बायोटिक बता दो लिविंग कौन कौन से है, और एबायोटिक बता दो लिविंग क्या क्या है। और जो हमारे आसपास चीज सराउंड करे, सराउंड क्या करती है, वो चीज बता दो क्या क्या करती है। बस, मतलब कुछ भी, इससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो, फुल मार्क्स आएंगे। बस ध्यान रखना जो मैंने कीवर्ड बताया। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट? सॉरी, व्हाई आर नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट? क्यों है? नेचुरल रिसोर्स वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सस्टेन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ से आते हैं? पहली बात, वो नेचर से आते हैं, ठीक है। मतलब वो एक गिफ्ट ऑफ गॉड है। नेचुरल रिसोर्स नेचर से आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, ये सब हो गया, ठीक है। और वो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। मतलब नेचुरल रिसोर्स कैसे जरूरी है हमारी लाइफ में? ऐसे जरूरी है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है। खाने में रोटी, ठीक है, और सब्जी, ग्रेन्स और ये सब तो कहाँ से आती है भाई? ये नेचुरल रिसोर्स तो है। अगर ये नहीं होंगे तो हम कैसे खाएंगे? मेन चीज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हम खेती वगैरह करते हैं, ये इस चीज से हमें मिलता है, ठीक है। ओवर एक्सप्लोइटेशन लीड्स टू स्कार्सिटी, अफेक्ट इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सर्वाइवल। मतलब अगर हम इसको कम टाइम में
जल्दी जल्दी रहना चालू कर देंगे। मतलब वो रिसोर्स है, किसी एक रिसोर्स, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि गन्ने की फसल है, ठीक है? एग्जांपल है, गन्ने की फसल को रीजनरेट होने, मतलब मैंने फसल आई, मैंने एक बार काट दी, अब उसको दोबारा वहीं अच्छी तरह उगने में 2 महीने लगते हैं, ठीक है? बट अगर मैं उसमें पेस्टिसाइड्स और एक केमिकल डाल दूँ, उस वजह से वो गन्ने 1 महीने में तैयार हो जाएगा, ठीक है? बट जो 1 महीने का जो पहले गैप लग रहा था, वो 1 महीने का खत्म हो गया। बट क्या होगा, उस 1 महीने की जल्दी चीज़ को पाने से वो सॉइल खराब हो जाएगी। उसी चीज़ को बोलते हैं डेज़र्टिफ़िकेशन। मतलब डेज़र्टिफ़िकेशन का क्या मतलब है कि क्वालिटी ऑफ सोइल है वो गिर जाती है बिल्कुल ही। एक बंजर खेत बन जाता है वो, पेस्टिसाइड इन सबसे। वैसे तो इतना ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस चीज़ का, बट इसका लॉन्ग टर्म में क्या है, जो ज़मीन है वो सोइल ही खराब हो जाएगी, इसका है मेन चीज़। अफेक्ट इकोसिस्टम, ह्यूमन सर्वाइवल, इन प्रॉब्लम आएगी। और अगर हम पेस्टिसाइड्स और ये सब डालेंगे इन चीज़ों में, तो मेन दिक्कत हमको आएगी, क्योंकि खाना तो हम तो कोई है ना एट द एंड। तो बस जिस चीज़ में केमिकल हो वही खा रहे हैं, तो क्या हेल्थ कौन सी सही होगी? बिगड़ जाएगी। फिर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इन सिक्योर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, इसका कीवर्ड बता दूं मैं, नेचुरल रिसोर्स का। नेचुरल रिसोर्स कीवर्ड है इट इज गिवन बाय नेचर टू अस। और इसमें एक और चीज लिखेंगे, बट हम उस चीज को इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं, इतना ओवर यूज करना चालू कर देते हैं कि वो चीज ही खराब हो जाती है। उस चीज को खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका कीवर्ड है, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्स में लिख देना कि सनलाइट, वाटर, मिनरल, ये सब, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? सस्टेनेबिलिटी है कि यूज रिसोर्स वाइजली सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो यूज देम। मतलब कि जो आज जो हमारे पास रिसोर्स है, हम उनको ऐसे यूज करें, एक बैलेंस बना के यूज करें कि हमारी फ्यूचर जो जनरेशन है वो भी यूज कर पाए। मतलब कि जैसे हम एग्जांपल देता हूँ। हम्म, जैसे कोई दाल है, पर्टिकुलर दाल है, ठीक है? तो उस दाल को हम यूज कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है? बट हम उसकी अगर इतनी ज़्यादा ओवर यूज़ करना चालू कर दें, जितना वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, उससे ज़्यादा उसे कैपेसिटी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एक्वायर करना चालू कर दें, उसकी ज़्यादा लेना चालू कर दें। ज़्यादा लेने का सेंस मतलब उसको खाने के सेंस में ज़्यादा लें नहीं, कि सामान रख लें उसको, मतलब उसको वहाँ से उठाएँ और अपने पास रख लें ऐसे। ओवर यूज़ करें उस तरीके से टाइम से पहले, तो क्या होगा कि फ्यूचर में उस चीज़ की कमी पड़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, तो उसलिए दिक्कत आएगी। मेन चीज़ ये है। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट compromising future generation ability to meet their it balance it balances environmental, economic and social well-being through responsible resource use and conservation। जैसे वही चीज़ से मैंने बताया था कि हमें रिसोर्स ऐसे यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। अवेलेबिलिटी टू मीट देयर, हाँ, इट बैलेंस इन्वायरमेंट। और रिसोर्स से क्या होगा कि बैलेंस बन जाएगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल वेलबींग थ्रू रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज एंड यूज कर, मतलब ये चीज़ है। अगर सस्टेनेबिलिटी कीवर्ड है, इसका कीवर्ड है, बस मैं एक लाइन बता रहा हूँ, उस लाइन को लिख देना। यूज रिसोर्स वाइसली सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो यूज देम, बस ये लिख देना है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाउ डज डिफोरेस्टेशन अफेक्ट इन्वायरमेंट, कि डिफोरेस्टेशन कैसे अफेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। डिफोरेस्टेशन को हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, soil erosion, biodiversity decline, deforestation and sustainable logging can mitigate these effects। मतलब डिफोरेस्टेशन होता क्या है? डिफोरेस्टेशन उस चीज़ की बोलते हैं कि हम जो जंगल है उसको काट के अपने मॉल्स बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपनी रोड बना रहे हैं, इन सबको बोलते हैं। मतलब फॉरेस्ट जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उस चीज़ का ही अस्तित्व मिटा दे रहे हैं। उस जंगल, रोड, बिल्डिंग ये सब बना रहे हैं, मतलब अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। तो इससे क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है? पहली चीज़, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, मतलब जो वहाँ एनिमल्स रहते हैं, जो वहाँ ट्राइबल पीपल रहते हैं, वे वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब हो रहा है इस वजह से। जब भाई फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन, मेन तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्लाइमेट तो ऑफ कोर्स चेंज होगा। क्या बायोडायवर्सिटी होगी, इस वजह से अर्थक्वेक आएँगे, ये सब होगा, ठीक है? और रिड्यूस कार्बन अब्जॉर्प्शन, ये छोड़ दो, क्लाइमेट चेंज लिखना है। और सोइल इरोजन हो रहा है, सोइल खराब हो रही है एक तरीके से पूरी।
कि सोइल की क्वालिटी ही गिर जा रही है पूरी, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन ये भी हो रहा है। पर हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, इसका तरीका भी है। रिफॉरेस्टेशन मतलब हमें नहीं करना चाहिए जंगल काट के अपनी रोड और मॉल बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। और सस्टेनेबल लॉगिंग मतलब प्रकृति को ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। इस वजह से ही ये जो भी डिफॉरेस्टेशन है इसका इफेक्ट कम हो सकता है, ये चीज़ है। तो उसमें डिफॉरेस्टेशन में मेन लाइन लिखनी है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट एनवायरनमेंट, कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो पहले मेन कॉज लिख देना है हैबिटेट लॉस, दूसरा क्लाइमेट चेंज, और तीसरा सोइल इरोजन, और चौथा है बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। बस ये 4 पॉइंट लिख देना है, पूरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वोट आर रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स होता क्या है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पहले बात करते हैं कि ये है क्या। रिन्यूएबल रिसोर्स होता है कि एक तो जो पॉल्यूटिंग ना हो, ठीक है, और जो जिसकी ग्रोथ दोबारा हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि काफी टाइम लग रहा है, ठीक है। कि जैसे कोई चीज है, गन्ने का एग्जांपल ले लो कि उसकी ग्रोथ हो गई, एक बार हो गया, ठीक है, उसको फिर फसल काट के फिर दोबारा गन्नों की बीज डाल दी और उससे हो बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उसमें ना टाइम भी नहीं लग रहा है कि हमें जरूरत पड़ जाए ज्यादा, मतलब उतने टाइम में दोबारा वही सोर्स हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बहुत बहुत टाइम लग रहा है, जैसे कोल पेट्रोलियम सब में लगता है वैसे नहीं। और एक तो पॉल्यूटिंग नहीं है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स में एग्जांपल क्या आते हैं? सोलर, विंड, वाटर, ठीक है। रिप्लेनिश नेचुरली, नेचुरली उगते हैं, ना कि किसी अलग सब्सटेंस के। अनलाइक फाइनाइट रिसोर्स फॉसिल फ्यूल, दे ऑफर क्लियर एनर्जी ऑल्टरनेटिव डू थिंक रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल हार्म। मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल ले लो, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एक तो उसको दोबारा उगने में टाइम नहीं लगता है, और वो पोल्यूटिंग नहीं है। इस चीज को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। मेन का कीवर्ड है, एक तो पोल्यूटिंग नहीं है, दूसरा कैन बी बिल्ड यूजिंग सेम टाइम, नॉट इन लॉन्ग वे। बस ये दो कीवर्ड याद रखने ला, पेपर में आ जाएगा नंबर सही। तो हम बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है इट मेजर ह्यूमन डिपेंड ऑन नेचर रिसोर्स कंज्यूम वर्सेस अर्थ कैपेसिटी टू रीजनरेट। मतलब कि ह्यूमन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जितना रिसोर्स उनको चाहिए, और उतना अर्थ कैपेबल ही नहीं है रीजनरेट करने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है नेचर से रिसोर्सेज की कि अर्थ को रीजनरेट करने में टाइम लग जाएगा, और इतना कर भी नहीं सकती इतनी कैपेसिटी में जनरेट, ठीक है। हाई फुटप्रिंट इंडिकेट्स अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल अर्जिंग रिड्यूसिंग वेस्ट एंड एनर्जी। मतलब इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का इन टोटल मतलब होता है कि ह्यूमन डिमांड इतनी ज़्यादा है रिसोर्सेज को लेके कि अर्थ के पास कैपेसिटी नहीं है उसको रिजनरेट करने की, ठीक है। इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा फुटप्रिंट हाई होगा उतना ज़्यादा ही अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल होगा। मतलब उतनी ज़्यादा ही जो रिसोर्सेज है वो खत्म होने के चांस बढ़ते रहेंगे। मेन ये है इसमें मेन चीज़। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 में हाउ डज पोल्यूशन इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी। किस पोल्यूशन कैसे इम्पैक्ट करता है सस्टेनेबिलिटी पे। पोल्यूशन एयर वाटर सॉइल डिग्रेड इकोसिस्टम हार्म हेल्थ डिप्लीट रिसोर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक रिसाइकलिंग एंड क्लीन एनर्जी रिड्यूस पोल्यूशन। मतलब पोल्यूशन किस चीज़ को सबसे पहले खराब करता है, डिग्रेड किस चीज़ को करता है, इकोसिस्टम, हार्म हेल्थ और डिप्लीट रिसोर्स। मतलब सबसे पहले इकोसिस्टम को खराब करता है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा हेल्थ को खराब करता है, तीसरा रिसोर्स को खराब करता है पोल्यूशन, ठीक है। और पोल्यूशन को हम ठीक कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? सस्टेनेबल प्रैक्टिस से। कौन सी? रिसाइकलिंग और क्लीन एनर्जी से। ये है इसकी मेन चीज़, ठीक है। तो मेन की पॉइंट याद रख लेना कि पोल्यूशन क्या इम्पैक्ट करता है सस्टेनेबिलिटी पे। पहली चीज़ है इकोसिस्टम पे, दूसरा हेल्थ पे, तीसरे रिसोर्स पे इम्पैक्ट करता है। और हम उसे सुधार सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करके, जो है रिसाइकलिंग और क्लीन एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बायोडाइवर्सिटी। ये रहा। Biodiversity refers to variety in the life form, species, ecosystem. It ensures resilience against disaster, but human activities, urbanization, pollution threaten it and risking food chain. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक वैरायटी इन लाइफ फॉर्म, मतलब
स्पीशीज और इकोसिस्टम एक वैरायटी है लाइफ की जिसमें स्पीशीज और इकोसिस्टम रहते हैं। इट इंश्योर रेजिलियंस अगेंस्ट डिजास्टर, मतलब जो डिजास्टर है और ये बायोडाइवर्सिटी एज ए प्रोटेक्टर काम करती है डिजास्टर का, डिजास्टर इससे नहीं हो, ठीक है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, वो फूड, जो भी इसको रिस्क को बढ़ा देते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि थ्रेटन्ड इट, मतलब रिस्क के बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। किस चीज़ का रिस्क होगा? वो फूड चेन का रिस्क, इसका ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि वैरायटी इन लाइफ फॉर्म्स, मतलब क्या कहे, इकोसिस्टम और स्पीशीज, ये सब इसका एक मेन की पॉइंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन वाइटल, कि वाटर को बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण, इतना जरूरी क्यों है, ये है इसका मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें है फ्रेश वाटर इज स्कार्स, वेस्टफुल यूजेज लीड टू स्टोरेज, कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफिशिएंट इरिगेशन इंश्योर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें पानी को बचाना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमें फ्रेश वाटर मिल सके, एक शुद्ध पानी मिल सके। बट अगर हम इसको ओवर यूज़ करेंगे, इसको वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये पानी की जो पानी है वो कम हो जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, पानी कम हो जाएगा। और हम चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एफिशिएंट इरिगेशन से इस चीज़ को ठीक करा जा सकता है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन आया, वाटर क्यों जरूरी है, वाटर कंजर्वेशन वाइटल क्यों? क्योंकि हमें फ्रेश वाटर चाहिए और फ्रेश वाटर हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम उसको वेस्ट करेंगे और ओवर यूज करेंगे तो इस वजह से वो शॉर्ट हो जाएगा काफी। ये है इसका मेन कीवर्ड, ठीक है। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन 10 पे। वोट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि जिसमें एक तो पॉल्यूटिंग होता है पहली बात, और दूसरी बात इस चीज़ को दोबारा रीजनरेट होने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल है कोल और पेट्रोलियम, एक तो ये पॉल्यूटिंग है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ऊपर से इनको दोबारा रीजनरेट होने में, एक बार ख़त्म होने के बाद काफ़ी टाइम लगता है, जिस वजह से रिसोर्सेज की पूर्ति नहीं हो पाती। अगर तुम खुद सोचोगे कि किसी चीज़ की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा, बट उसको रीजनरेट होने में टाइम लग रहा है काफ़ी, तो उसकी डिमांड ही नहीं हो पाएगी। तो ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो उसका पढ़ते हैं क्या लिखा है। नॉन रिन्यूएबल कोल ऑयल टेक्स मिलीनियर टू फॉर्म, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, मिलीनियर मतलब काफ़ी साल लगते हैं इसको बनने में। ओवर यूज को डिप्लीशन एंड पोल्यूशन, ठीक है। इसका ओवर यूज से क्या होता है? डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब काफ़ी कम हो जाता है क्वांटिटी में। पोल्यूशन मतलब पोल्यूट करता है, एग्जाम्पल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल इज एसेंशियल, हमें अब रिन्यूएबल पे ट्रांजिशन करने की जरूरत है, मतलब रिन्यूएबल को यूज़ करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल वो रिन्यूएबल है, उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। इसका मेन कीवर्ड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। एक तो पहली बात पॉल्यूटिंग है, दूसरी बात रीजनरेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, ये याद कर लेना ये वाला। अब क्वेश्चन 11 है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज लिंक टू सस्टेनेबिलिटी, कि सस्टेनेबिलिटी कैसे डिपेंडेंट है क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट चेंज कैसे डिपेंडेंट है सस्टेनेबिलिटी पे। इसमें लिखा है अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, एक्सीलेट क्लाइमेट चेंज, रिस्किंग टेम्परेचर, एक्स्ट्रा एक्सट्रीम वेदर, सस्टेनेबल एक्शन, कार्बन रिड्यूसिंग मिटिगेशन इम्पैक्ट। मतलब जो हम अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हैं, कौन सी? बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है। उससे क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है, रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने का और वेदर खराब होने का, ठीक है। तो सस्टेनेबल जो एक्शन है, मिटिगेशन, वो इम्पैक्ट करता है। इन शॉर्ट इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज कैसे डिपेंडेंट है सस्टेनेबिलिटी पे, कि अगर हम रिसोर्सेज के साथ छेड़छानी करेंगे, रिसोर्सेज को जल्दी ग्रैब करना चाहेंगे, जल्दी इसको ओवर यूज करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज क्यों होगा? क्योंकि पहली बात, अगर हम अनसस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस करेंगे, मतलब बर्निंग फॉसिल फ्यूल, इस वजह से क्लाइमेट चेंज होएगा। मेन चीज़ याद ध्यान रखना है, मेन की पॉइंट है, बस इसको याद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसाइकलिंग, कि रिसाइकलिंग का रोल क्या है? रिसाइकलिंग रिड्यूस वेस्ट, कंजर्व रॉ मटेरियल,
कट पोल्यूशन, इट प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमिक्स, मिनिमिसिंग लैंडफिल ओवरयूज एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। मतलब रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उससे क्या होता है, एक तो वेस्ट जो कूड़ा है वो काफ़ी कम हो जाता है। कंजर्व रो मटेरियल, कंजर्व करता है रो मटेरियल्स को, ख़त्म कर देता है पोल्यूशन को, ठीक है। और इट प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमिक्स और मिनिमिशिंग मिनिमिशिंग लैंडफिल ओवरयूज एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। इन शॉर्ट रिसाइकलिंग का मतलब है कि तो वेस्ट को कम कर देता है, ऊपर से कंजर्व करता है रॉ मटेरियल को और पोल्यूशन को खत्म कर देता है, मतलब खत्म इन द सेंस कि कट कर देता है। ये इसका मेन मतलब रिसाइकलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाई प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज। हमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत है। देखो इसमें पहली चीज तो एक पॉइंट है जिसको लिख देना, किसको प्रोटेक्ट करता है, इन सेतु कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद लिखना आप कि इंडेंजर्ड स्पीशीज नीड टू प्रोटेक्ट बिकॉज इट मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, देयर लॉस डिस्टर्ब फूड चेन, अफेक्ट ह्यूमन सर्वाइवल। मतलब इसका क्या है कि हमें क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत है इंडेंजर्ड स्पीशीज को। पहली बात इसलिए जरूरत है क्योंकि मेंटेन करती है इकोसिस्टम बैलेंस, ठीक है। देयर लॉस मतलब इसकी कमी की वजह से एक तो फूड चेन डिस्टर्ब होगा और ह्यूमन का सर्वाइवल डिस्टर्ब होगा, ठीक है। कंजर्वेशन प्रिजर्वेंस बायोडाइवर्सिटी, इन शॉर्ट इसका मतलब है कि अगर हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पहली बात इकोसिस्टम में बैलेंस नहीं बन पाएगा, मेंटेन नहीं होगा, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा और फूड चेन और ह्यूमन का सर्वाइवल अफेक्ट होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये मेन इसके कीवर्ड्स हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर होता क्या है। Sustainable architecture ensure long-term food security without degrading land. It avoids chemical overuse, promotes organic farming, and conserve food and water. मतलब कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब है कि इसमें लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी होती है विदाउट डिग्रेडिंग लैंड। मतलब हम कोई भी सब्जी उगा रहे हैं किसी लैंड पे, ठीक है, तो उसमें एक तो लॉन्ग टर्म फूड होगा। लॉन्ग टर्म फूड मतलब काफ़ी टाइम तक उस चीज़ पे खेती होगी और बिना कुछ से लिगेंड को डिग्रेड करे, मतलब उसमें ना पेस्टिसाइड ना ये कोई केमिकल डाले उस पर कर जाएगा, ठीक है। इट अवॉइड केमिकल ओवर यूज़, देखो उसमें लिखा है कि केमिकल को ओवर यूज़ नहीं होगा उधर सब्जी उगाने में। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमोट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। एंड कंजर्व ऑयल एंड वाटर, जो ऑयल है और वाटर को उससे कंजर्व करेंगे। इसका मेन की पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है कि इसमें बिना केमिकल के सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी विदाउट डिग्रेडिंग लैंड, ये इसका मेन की पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, हाउ डू अर्बन एरियाज इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी, की अर्बन एरियाज कैसे इम्पैक्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, green spaces, public transport, reduce pollution, and resources strain. Cities consume 75% of global resource। की जो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, ग्रीन स्पेसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, वो रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन एंड रिसोर्सेज स्ट्रेन्स। ये मत लिखना रिसोर्सेज स्ट्रेन्स, बस लिख देना कि रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन को, ठीक है। इसका मेन की पॉइंट है कि जो अगर आप सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग देखें, ठीक है, तो वो रिड्यूस करती है पॉल्यूशन को, बस ये लाइन लिख देना और कुछ नहीं, कि रिड्यूस करते पॉल्यूशन कौन, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, बस ये लाइन लिख देना। अब बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल एक्ट, चलो ये पढ़ते हैं। व्हाट इज पेरिस एक्ट। पेरिस एग्रीमेंट, सॉरी पेरिस एग्रीमेंट था ये। पेरिस एग्रीमेंट इज अ ग्लोबल एक्ट 2015 टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग इमिशन। कंट्रीज कमिट टू सस्टेनेबल पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिफॉरेस्टेशन। पेरिस एग्रीमेंट होता क्या है। पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल पैक्ट है 2015 का, ग्लोबल एक्ट है, ग्लोबल एक्ट है 2015 का, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग इमिशन। हम ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसकी होने की संभावना कम कर सकते हैं रिड्यूस करके इमिशन को, ठीक है। कंट्रीज कमिट टू सस्टेनेबल पॉलिसीज, मतलब जो कंट्रीज थी उन्होंने
कमिट करा, एक वादा करा सस्टेनेबल पॉलिसीज का कि रिन्यूएबल एनर्जी और रिफॉरेस्टेशन होगी। ये चीज़ है, इसका इन शॉर्ट मतलब है कि पेरिस एग्रीमेंट ये था कि एक तो पहली बात ग्लोबल एक्ट हुआ था 2015 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर हम रिड्यूस करें इमिशन को तो जो ग्लोबल वार्मिंग की संभावना है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जो बाकी कंट्री थी उन्होंने कमिट करा था रिन्यूएबल एनर्जी और रिफॉरेस्टेशन, बस ये है सस्टेनेबल पॉलिसी, बस ये लाइन लिख देनी है, हो जाएगा बढ़िया नंबर। अब बात करते हैं वाई इज सोइल कंजर्वेशन नेसेसरी। सोइल को कंजर्व करना नेसेसरी क्यों है, सोइल को बचाना जरूरी क्यों है। सोइल कंजर्वेशन is necessary because soil support agriculture but erodes due to deforestation over farming technique like crop rotation and terracing maintain fertility। क्रॉप्स कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा मेन काम आती है, बिना एग्रीकल्चर के फूड ही नहीं है भाई, तो सपोर्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। बट ये खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होता है ओवर माइनिंग की वजह से। बट हम इसको ठीक भी कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन और ट्रेसिंग मेंटेन फर्टिलिटी, मतलब ट्रेसिंग से। तो उसका कीवर्ड क्या है कि कैसे सोइल कंजर्व नेसेसरी जरूरी क्यों है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, इसका मेन है रीज़न। और अगर हम क्रॉप रोटेशन और ट्रेसिंग करें तो वो मेंटेन कर सकती है फर्टिलिटी को, बस ये लिखते हैं कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं व्हाट आर ग्रीन एनर्जी सोर्स। ग्रीन एनर्जी क्या सोर्स है। द मेन ग्रीन एनर्जी सोर्स आर सोलर विंड हाइड्रो पावर। These sources adopting them reduce reliance on fossil fuel और combating climate change। मतलब ग्रीन एनर्जी सोर्स क्या है, जिसमें पोल्यूशन कम हो और दोबारा रिजनरेट हो जाए बिना कुछ लंबे समय के, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, सोलर विंड हाइड्रो पावर, ठीक है। सोलर विंड हाइड्रो पावर और डी रिसोर्सेज अडोप्टिंग दैम reduce these resources adopting them reduce reliance on fossil fuel combating climate change। हाँ, तो इसका मेन की पॉइंट है, एक तो ग्रीन एनर्जी सोर्स क्या होता है, सोलर विंड और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और ये रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है। और सपोर्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, ये लिख देना पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हाउ कैन इंडिविजुअल प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। कैसे इंडिविजुअल प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी। इंडिविजुअल प्रमोट सस्टेनेबिलिटी बाय रिड्यूस वेस्ट, कंजर्व वाटर एनर्जी, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, स्मॉल एक्शन कलेक्टिवली ड्रिवन लार्ज स्केल। कैसे हमें प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी को, ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लेना। पहली चीज़, रिड्यूस करना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट, ये चीज़ इसमें कि पहली चीज़ जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करके, उसको कम करके, कंजर्व वाटर या एनर्जी। तीसरा पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके। चौथा पॉइंट है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करके। मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं, हम कैसे प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी को। पहली बात, जो वेस्ट जो कूड़ा उसको कम करके, उसको ना फेंक के कहीं भी किधर भी, डस्टबिन में डाल के। दूसरी चीज़ है कंजर्व, पानी और एनर्जी बचा के, ये पानी अगर की टंकी खुल रही है उसको बंद कर देना। तीसरी चीज़ है यूज़ करना अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू प्राइवेट, ठीक है, या पर्सनल। सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट में पैराफिन या ये सब ना हो, ठीक है। स्मॉल एक्शन, अगर हम छोटे छोटे स्टेप भी लेंगे तो ये एक बड़ा चेंज लाएगी इस पे। तो उसकी 4 पॉइंट्स याद रख लें, मैं लिख देना कि कैसे प्रमोट करते हैं। पहला पॉइंट हो गया रिड्यूस वेस्ट, कंजर्व एयर एंड वाटर, सॉरी वाटर एनर्जी। तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। चौथा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करके, बस ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब जाते हैं व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन, कि ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है। ए सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क बैलेंसिंग 3 पिलर्स, प्लेनेट, इन्वायरमेंटल केयर, पीपल, सोशल सोशल इक्विटी एंड प्रॉफिट इकोनॉमिक विबिलिटी। दीज बैलेंसिंग पिलर्स आर कॉल्ड ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, तो 3 पिलर होते हैं ये। इन्वायरमेंटल केयर, मतलब प्लेनेट, पीपल और प्रॉफिट। प्लेनेट में क्या आता है, इन्वायरमेंटल केयर। पीपल में क्या आता है, सोशल इक्विटी। और प्रॉफिट में क्या आता है, इकोनॉमिक विएबिलिटी।
दीज बैलेंसिंग पिलर आर कॉल्ड ट्रिपल बॉटम। तो पहली चीज़ आ गई, 3 कीवर्ड हो गए, इनको याद रखना है। पहला प्लैनेट, प्लैनेट मतलब एनवायरमेंट केयर, इन्वायरमेंटल केयर। दूसरा आ गया पीपल, पीपल में क्या था, सोशल इक्विटी। तीसरा में क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या, इकोनॉमिक विएबिलिटी। बस, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही कंप्लीट कर दिया आज। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शॉर्ट आंसर। तो कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू।